हेलो गाइस, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने इंस्पेक्शन डिटेल में डिस्कस कर लिया था। दूसरा पार्ट होता है इसका पाल्पेशन, तीसरा होगा परकशन और चौथा होगा स्कल्टेशन। तो पाल्पेशन में हम तीन चीज़ें देखते हैं। एक तो ट्रैकिया की पोजीशन देखते हैं, ठीक है। दूसरा एक चीज़ होता है टेक्टाइल वोकल फ्रेमिटस और तीसरा होता है चेस्ट एक्सपेंशन। तो क्या कहते हैं, टीटीसी, ट्रैकियल पोजीशन, टेक्टाइल वोकल फ्रेमिटस, चेस्ट एक्सपेंशन। तो तीनों चीज़ को हम एक एक करें। जो ट्रैकियल पोजीशन होता है वो बेसिकली स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं, ठीक है। इसके लिए अभी हम एरिया बताएंगे, कौन कौन से एरिया होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रैकियल पोजीशन। तो ट्रैकियल पोजीशन के लिए हम 3 फिंगर यूज करते हैं। 3 फिंगर ध्यान दीजिएगा। जो सेकेंड फिंगर है इसको और फोर्थ फिंगर को जो सुप्रा स्टर्नल नॉच है दोनों साइड में रखेंगे और इस मिडिल फिंगर से फील करेंगे, ठीक है। जैसे ये दोनों साइड के सुप्रा स्टर्नल नॉच हो गई, ठीक है। यहाँ दोनों फिंगर प्लेस करेंगे, उसके बाद इसको फील करेंगे, ठीक है। दोनों फिंगर को थर्ड, सेकेंड और फोर्थ को सुप्रा स्टर्नल नाच दोनों साइड में और मिडिल फिंगर से उसको फिल करेंगे, ये ट्रेकिया, ठीक है। यूजुअली क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम बे टू बे करते नहीं हैं, लेकिन वो करते हैं। अब ट्रेकिया डेविएशन हुआ, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अगर किसी का ट्रेकिया डेविएटेड है, एक चीज़ समझो, अगर कोलैप्स है या कैविटी भरी है, कैविटी होगा तो मतलब स्पेस खाली हुआ, कोलैप्स है तो उसी साइड में डेविएट करेंगे ट्रेकिया, सेम साइड में कोलैप्स होगा, खींचेगा। और अगर टेंशन न्यूमोथ्रैक्स लंग्स के बाहर जो प्लूरल कैविटी उसके बीच में कोई भी फ्लूइड भर गया, ठीक है, फ्लूइड भर गया तो हाइड्रोथोरैक्स, फ्लूइड और एयर दोनों भर गया हाइड्रोन्यूमोथ्रैक्स, केवल एयर भरा न्यूमोथ्रैक्स, अगर ब्लड भर गया तो हीमोथ्रैक्स। तो कोई भी ये कंडीशन होगा तो ये अपोजिट में शिफ्ट करेगी, अपोजिट में, क्योंकि उस साइड का प्रेशर बढ़ेगा। तो ट्रेकिया नॉर्मली ट्रेकिया स्लाइट राइट साइड में होती है, एकदम मिड लाइन में नहीं होती, यूजुअली मिड लाइन होती है, लेकिन स्लाइट हल्का सा राइट साइड में होती है। तो आपको ट्रेकिया पोजीशन में ध्यान देना है, 3 फिंगर यूज करना है, मिडिल से फील करना है और ये दोनों सुप्रास्टेंडल नॉच में रखना है। तीसरा जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है टेक्टाइल वोकल फ्रेमिटस। इसमें हम पेशेंट से कोई वर्ड या कोई गिनती रिपीट करने के लिए जिससे बोलेंगे बोलो 99 99 99 और उसको हम इससे फील करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पेशेंट से कुछ बोलेंगे, ठीक है, उससे बोलेंगे कुछ। अब जिसके लिए एरिया जान लो कौन कौन से एरिया होते हैं जहाँ हमें परकशन करना होगा, स्कल्टेट करना। तो देखो आगे की तरफ जो होता है ना, ये आपका क्लेविकल है, ठीक है। क्लेविकल के ऊपर जो एरिया है सुप्रा क्लेविकुलर, ये हम इंटीरियर का बता रहे हैं। इस साइड में लेफ्ट राइट दोनों साइड का हो जाएगा। जो क्लेविकल के नीचे हो इंफ्रा क्लेविकुलर। अब इंफ्रा क्लेविकुलर एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो मेमोरी एरिया में, मेमोरी एरिया जो नीचे है इंफ्रा मेमोरी और जो ऊपर है सुप्रा मेमोरी। तो कहीं कहीं इंफ्रा क्लेविकुलर अलग लिखा हुआ है, ये सब अलग अलग। एक्चुअली इंफ्रा क्लेविकुलर के 3 पार्ट होते हैं, सुप्रा मेमोरी, मेमोरी के ऊपर मेमोरी और इंफ्रा मेमोरी, ठीक है। लेटरल साइड में आपका इसको एक्जिला बोलते हैं, ठीक है, एक्जिला। तो ये जो पार्ट एक्जिला में इसको बोलते हैं एक्जिलरी, और ये नीचे पार्ट यहाँ तक लंग्स तो यहाँ तक होता है लगभग, इसको बोलते हैं इंफ्रा एक्जिलरी। इंफ्रा एक्जिलरी एक्जिलरी 2 एरिया है। हर एरिया में आप परकशन करेंगे, हर के एरिया में एस्कल्टेट करेंगे। बेसिकली ये एस्कल्टेशन के लिए होता है, ठीक है। उसी तरह लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है, राइट लेफ्ट होता है। अब बैक में थोड़ा सा समझाओ बेटा, बैक में क्या होता है, देखो 3 एरिया है। ये तुम्हारा स्कैपुला की पोजीशन है, ये तुम्हारा, ठीक है। तो ये वाला जो अपर पार्ट हम चलिए स्कैपुला पे करोगे तो यहाँ तो बोन है ना, सही से आपको पता चलेगा, ऐसे एयर इंट्री कम हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो पार्ट है उसको सुप्रा स्कैपुलर, यहाँ पे मान लो खत्म। इसके नीचे वाला जो पार्ट लंग्स तो यहाँ तक है इंफ्रा स्कैपुलर, और ये जो दोनों स्कैपुला के बीच में ये पार्ट है इसको बोलते हैं इंटर स्कैपुलर एरिया, ठीक है, इंटर। तो इंटर स्कैपुलर एरिया तो एक ही होगा। इसी तरह इस साइड में भी सुप्रा इंफ्रा, ठीक है। तो पोस्टीरियर साइड में आपका इंटर सुप्रा इंफ्रा 3 एरिया,
ठीक है। अगर टोटल दोनों साइड का करोगे तो 2 ये 2 1 ये 3 2 5 एरिया हो जाएंगे। लेटरल साइड में 2, आगे की तरफ 1 3 4 एरिया आपको क्लियर है। अब क्या करना, हर एरिया में जैसे मुझे क्या करना है, जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी, जैसे आप देखे होगे सॉलिड में एयर ज़्यादा तेज कंडक्ट करती है वाइस, ठीक है, फिर फ्लूइड में उससे कम होती है, गैस में उससे कम होती है। आप स्टेट ऑफ पढ़े हो ना, जो हम फिजिक्स में पढ़ते थे। तो क्या करना है, जैसे मान लो, हाँ एक चीज़ और ध्यान रख, जब भी आप परकशन करो चाहे जो करो तो बायलेटरल कंपेरिजन करना है, ठीक है। जैसे हमने कहा, इसको तुम्हें बोलना बेटा 99 99 98, ठीक है, बोलो 99 99, बोलो बोलो, ठीक है, बोलो जोर जोर से बोलो, ठीक है, हाथ ऊपर कर लो, बोलो 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 बोलो। आपको कंडक्शन वो फील होता है, ठीक है। अगर जिस साइड का डिप्रेस है, जैसे लंग्स है, लंग्स की क्यूबिटी है, अब उसमें कोई चीज़ आ गया, चाहे फ्लूइड हो गया चाहे एयर आ गया, तो कंडक्शन स्लो कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, डिमनिश मिलेगा। टेक्टाइल वोकल फ्रेमिटस अगर डिमनिश मिल रहा है जिस साइड, उस साइड मतलब कोई ना कोई पैथोलॉजी है, समझ लो। तो ये हम करते हैं। दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है चेस्ट एक्सपेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चेस्ट एक्सपेंशन कैसे देखते हैं बेटा, थोड़ा सा देख जाओ, थोड़ा सा, ठीक है। देखो ये तुम्हारा, देखो एक चीज़ किस लेवल पे देखते हैं। पहला जो मेमोरी एरिया है उससे एक इमेजिनरी लाइन जस्ट नीचे, ठीक है। करते क्या है, जैसे ये है, ये दोनों थंब यहाँ पे पास में होंगे, देखिए ये दोनों यहाँ पे इसके इस लेवल पे दोनों पास में होंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब कस के खूब सांस लो जितना भर पाओ, हाँ और भरो 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 सांस, भरो सांस, सुनो सुनो बेटा, सांस भर के इसे खूब रोकना है, ठीक है। रुक जाओ, अभी नहीं, जब कहेंगे, अभी सांस निकाल दो पूरा, रुक जाओ, अभी सांस निकाल लो, जब कहेंगे तो खूब सांस भर के रोक लेना, ठीक है। चलो सांस भर के रोको, सांस भर के रोको, भर के रोक लो। ये देखो, पहले हम यहाँ रखे थे, जब भरेगी तो हमारा फिंगर ये जाएगा क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। खूब सांस निकाल दो पूरा, अब खूब सांस भरो कस के, और कस के भर के रोको रोको, ठीक है। देखो इतना तक हो रहा है। यूजुअली क्या होता है, जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट में आपका 3 से 5 सेंटीमीटर नॉर्मली होता है। अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तो डिक्रीज चेस्ट एक्सपेंशन है, चेस्ट एक्सपेंशन डिक्रीज है। अब देखो दो चीज़, जैसे मैंने यहाँ मिड लाइन पर रखा है, ठीक है, हो सकता है देखो इधर वाला मूव करे, इधर वाला नहीं, तो मतलब इस साइड में कोई पैथोलॉजी, इस साइड नहीं मूव किया, या हम तो मिड लाइन पे रख रहे हैं, या इस साइड का ज़्यादा मूव किया, इस साइड का, या दोनों मूव किया, एक साइड का ज़्यादा मूव किया, इस साइड कम, तो जिस साइड कोई पैथोलॉजी उस साइड कम मूव करेगा। तो समझ में आया चेस्ट एक्सपेंशन कैसे देखते हैं, ठीक है। मिड में किए, कितना दूर गया, ठीक है, दोनों साइड बराबर गया, अच्छी बात है, एक साइड कम गया, एक साइड जाएगा। चेस्ट एक्सपेंशन आपका क्लियर हुआ, ठीक है। टेक्टाइल वोकल फ्रेमिटस कैसे देखते हैं, कैसे चेक करते हैं सारे एरिया में, ठीक है। आपके एरिया कितने हुए वो क्लियर हुए, ठीक है। ट्रेकिया की पोजीशन कैसे देखना है वो क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है परकशन। परकशन जो 5 तरह के परकशन होते हैं, एक कन्वेंशनल या क्लासिकल जो हम करते हैं, ठीक है। एक होता है टाइडल परकशन, क्या होता है, कैसे क्यों किया जाता है बता रहे हैं। एक होता है क्वाइन परकशन, ठीक है। एक होता है परकशन फॉर शिफ्टिंग डलनेस, ठीक है। और एक और डायरेक्ट परकशन। डायरेक्ट परकशन जैसे हम लोग परकशन क्या करते हैं, यूजुअली हमने बताया था, मिडिल फिंगर, दोनों फिंगर अप रहेंगे, रिस्ट का मूवमेंट होगा केवल, आप डिजिटल और इस पे दोनों कर सकते हो, ठीक है। कहीं डिजिटल लिखा, कहीं बेटर तो है मिडिल पे करो, क्योंकि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्का उठाने पे उठ जाता है, तो इस पे है, आप डिजिटल इस पे दोनों पे कर सकते हो, ठीक है। तो मिडिल पे करो यहाँ पे, या दोनों के जंक्शन पे करो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आपको जैसे हम स्टर्नम से उसका वो करके सेकेंड इंटरकास्टल स्पेस करना हमको किस में है, इंटरकास्टल स्पेस में, ठीक है। तो हमने इंटरकास्टल स्पेस फील किया, ठीक है, ये दोनों अप हैं,
ये केवल है उस पर, ठीक है। मिडिल में हमने यहाँ पर परकस किया। अब ध्यान देना है, यूजुअली क्या करते हो तुम लोग गलती, ये आ गया। मैंने कहा था क्या, बाइलेटरल करना दोनों, क्योंकि यहाँ का लेवल यहाँ कंपेरिजन करना है। आपने यहाँ परकस किया, तुरंत इसके सामने जाना है, यहाँ स्पेस में, यहाँ किए, फिर उसके बाद इधर आना है नेक्स्ट, ठीक है। फिर इधर गए, मतलब ये सारी चीज़ें जो वो है उसका वो मूवमेंट यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, यहीं पे रहे हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये तरीका, ये क्या आपका कन्वेंशनल मेथड हुआ, क्लासिकल कन्वेंशनल मेथड। दूसरा है टाइडल परकशन, ठीक है। एक है क्वाइन परकशन, ठीक है। एक परकशन फॉर शिफ्टिंग डलनेस, एक डायरेक्ट परकशन। डायरेक्ट परकशन में जो क्लेविकल होता है ना, क्लेविकल पे सीधा ऐसे उंगली नहीं रखते हैं आप, सीधा ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। सीधा उंगली रख के कर रहे हैं तो क्लासिकल कन्वेंशनल। और डायरेक्ट ये क्लेविकल पर, ये अपेक्स ऑफ लंग्स के लिए करेंगे। किससे, लंग्स का जो एपेक्स होता है ना, ऐसे बना होता है, एपेक्स के लिए हम डायरेक्ट परकशन करते हैं, सीधा क्लेविकल पे पकड़ते हैं, ये फिंगर नहीं, ठीक है। आपका फ्लेक्सर होगा, ये फ्लेक्सीमीटर नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट परकशन। डायरेक्ट परकशन आपका क्लियर हुआ, कन्वेंशनल दो ऊपर। टाइडल परकशन में क्या होता है कि जैसे हम परकशन करते आ रहे हैं तो लंग्स है तो क्या मिलेगा, देखो कभी भी एयर होगा तो रिजोनेंट मिलेगा, फ्लूइड होगा तो डल मिलेगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड होगा तो स्टोनी डल बोलते हैं, इसलिए बच्चे में स्टोनी डलनेस ज़्यादा मिलता है, ठीक है। जैसे सॉलिड मिलेगा, सॉलिड आर्गन रहेगा तो क्या मिलेगा, डलनेस मिलेगा। तो जैसे आपने परकशन स्टार्ट किया, ठीक है, परकशन स्टार्ट किया और आपको यहाँ पे मिल रहा है डलनेस। अब थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है, किसी को मान लो हिपैटोमीगैली है, हमको कन्फ्यूजन है कि ये परकशन, ये डलनेस जो मिल रहा है लीवर के कारण है या फ्लूइड के कारण है, राइट साइड का प्लूरल इफ्यूजन है या हिपैटोमीगैली है। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम क्या बोलेंगे, पेशेंट को कि डीप ब्रेथ करके सांस रोकना है। समझो कॉन्सेप्ट, मैंने बताया था जब कोई डीप ब्रेथ करके सांस रोकता तो लीवर नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे लीवर था मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे लीवर था, जब डीप ब्रेथ किया तो लीवर यहाँ पहुँच गया, तो जहाँ पे डलनेस मिला फिर से परकशन करोगे, जहाँ से क्या मिलेगा, एयर आ गई, अब रिजोनेंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या अगर फ्लूइड होगा तो फ्लूइड थोड़ी नीचे जाएगा, तो फ्लूइड अगर होगा तो फ्लूइड वहीं पे मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो हम टाइडल परकशन बेसिकली करते हैं हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो डलनेस मिल रहा है। टाइडल परकशन हम हिपैटोमीगैली या राइट साइड के प्लूरल इफ्यूजन किसके कारण है ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट किया परकशन करते हुए, स्टार्ट परकशन, फिर मिला हमको डलनेस। दो पॉसिबिलिटी, हमने क्या कहा पेशेंट से, डीप ब्रेथ कीजिए। पेशेंट ने डीप ब्रेथ किया, डीप ब्रेथ के बाद जो डलनेस था, दो पॉसिबिलिटी है, वो रिजोनेंट में बदल गया या वो डलनेस मेंटेन रहा। अगर मेंटेन रहा तो क्या हुआ, प्लूरल इफ्यूजन, पी बोले तो प्लूरल इफ्यूजन। अगर रिजोनेंट में कर दिया तो वो हिपैटोमीगैली था, लीवर के कारण था, ठीक है। टाइडल परकशन, कन्वेंशनल परकशन आपका क्लियर हुआ, डायरेक्ट परकशन क्या हुआ और आपका टाइडल हो गया, ठीक है। अब क्वाइन ऑफ परकशन फॉर शिफ्टिंग डलनेस करते हैं। शिफ्टिंग डलनेस देखो समझो क्या है, जैसे हम परकशन करते करते आए, ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिला, डलनेस मिला, ठीक है, डलनेस मिला। तो हम एक्चुअली इसको समझो, जैसे ये आपका लंग्स हम बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह लंग्स होता है। जब भी पानी भरेगा कोई भी चीज़ तो ग्रेविटी के कारण किधर होगा, ये वाला पार्ट तो यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या लंग पानी कैसे भरता है, ऐसे इसीलिए कहते हैं ब्लंटिंग ऑफ कास्टोरेनिक एंगल, ये हुआ। अगर यही चीज़ हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स हुआ तो ऊपर से यहाँ एयर दबा रहा होगा, ठीक है। तो जो ये समझो, अगर यही चीज़ हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स होता तो ऊपर से एयर दबा रहा, तो एक स्ट्रेट लाइन, तो कहते हैं अगर तुम्हें एक्सरे दिया जाएगा, एग्जाम में एक्सरे मिलता है, अगर एक्सरे में स्ट्रेट लाइन है सीधा तो इसका मतलब वो हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स है, दोनों चीज़ एक साथ है,
और अगर इस तरह से बन रहा है, ठीक है, तो फ्लूइड तो क्योंकि जैसे ये हुआ, एक ग्रेविटी का नीचे है, इस तरह से होता है ना लंग्स का, तो यहाँ भरेगा, यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरह से होता है, ठीक है। तो एक्सरे में अगर ये ब्लंटिंग है, इधर से शुरू हो रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो हाइड्रोनेमोथोरेक्स नहीं थी। तो अगर जैसे मैंने कहा इफ्यूजन है, तो आप परकसन करोगे, परकसन करते यहाँ मिल रहा है, ठीक है। और अच्छा, इसी को भी ये जैसे ऐसे है, ऐसे है पेशेंट, इसको ऐसे एक साइड में कर दिया जाए, ये वायर ऊपर आ जाएगा, तो फ्लूइड ग्रेविटी क्या नीचे आ जाएगा, समझो। यही फ्लूइड जो यहाँ था, ये यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब क्या फिर से यहाँ परकसन करोगे तो डलनेस मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, समझो इस बात को। जैसे हम परकस करते 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 यहाँ पे आए, हमको यहाँ पे डलनेस हुआ, हमने कहा उसका रोट ले जाओ बेटा, उसका रोट ले लो, सब बस थोड़ा सा, बस ऐसे करके थोड़ी देर रोक दिया। अब क्या हुआ, ग्रेविटी नीचे चला गया, फ्लूइड जो यहाँ पे था वो इधर चला गया, इधर, ठीक है, ये इस तरह से है लंग्स, मतलब एक साइड लंग्स यहाँ से है ऐसे, तो नीचे की तरफ, तो यहाँ पे मिलेगा डलनेस, नहीं मिलेगा। तो वही डलनेस क्या हुआ, शिफ्ट होगा। जैसे हम एब्डोमिनल कैविटी में शिफ्टिंग देखते थे, तो वैसे यहाँ पे परकसन फॉर शिफ्टिंग डलनेस है। इसका मतलब कि फ्लूइड बहुत ज़्यादा नहीं है, पूरा भरा होगा तो शिफ्ट हो पाएगा, अब यहाँ थ्रिल तो कर नहीं सकते, समझो। तो इसका मतलब हम इससे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं है। अगर कस के ज़्यादा फ्लूइड भरा होगा तो नहीं होगा, शिफ्ट होगा, ठीक है। या फिर मान लो जैसे अब यहाँ पे जाओगे, कितनी दूर पे मिल जाएगा, अगर ज़्यादा फ्लूइड होगा तो थोड़ा सा यहाँ से दो, थोड़ा जाएगा, और ज़्यादा होगा एकदम और पीछे चला जाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉइन परकसन। कॉइन परकसन, 2 कॉइन चाहिए हमको, ठीक है, 2 कॉइन, एक स्टेथो चाहिए, ठीक है। सीधा लेटे हो, सीधा बैठ जाओ, सीधा ऐसे लेटे रहो, ठीक है। करना क्या है, जैसे हम उसके इंटरकास्टल स्पेस पे कॉइन रख दिए, ठीक है, उसके इंटरकास्टल स्पेस पे एक कॉइन रख दिए, एक कॉइन से हम परकसन करेंगे, ठीक है, ध्यान देना, एक कॉइन से हम परकसन करेंगे, एक कॉइन स्टेथोस्कोप जो गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे देखते हैं, यहाँ लगा देते हैं, आपको नीचे लगाना है, यहाँ पे हम नीचे स्टेथोस्कोप लगाए, यहाँ पे ये इस तरह परकसन करेंगे, ठीक है, कॉइन परकसन। स्टेथो हम बैक में लगाएंगे, एक कॉइन एंटीरियर इंटरकास्टल स्पेस में रखेंगे, एक कॉइन से हम परकसन करेंगे, ठीक है। अब अगर कंसोलिडेशन होगा, ठीक है, या टेंशन न्यूमोथ्रेक्स होगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेटेलिक साउंड बहुत बढ़िया आती, ज़्यादा आती, डिटेक्टिव ज़्यादा, ऐसा देखा गया, स्पेशली कंसोलिडेशन में या टेंशन न्यूमोथोरेक्स को इसमें कैसा होता है, करते नहीं हम लोग यूजुअली, लेकिन जानना होता है, एग्जाम में पास होने के लिए ये सारी चीज़ें आपको आना होता है। तो कॉइन परकसन में बहुत डाउट रहता है, क्लियर है, कॉइन परकसन कैसे करते हैं। आपका डायरेक्ट कन्फर्म है, कन्वेंशनल, 5 तरह के परकसन होते हैं, ठीक है, 5 तरह के, कहीं 2 ही दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, हमने 5 करके 5 बताया है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं परकसन में, ठीक है, परकसन क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट होता है अस्कल्टेशन, ठीक है। अस्कल्टेशन में हम 2 चीज देखते हैं, ठीक है, एक तो ब्रेथ साउंड देखते हैं, दूसरा वोकल रेजिडेंस, और तीसरा एक चीज होता है एबनॉर्मल साउंड, एबनॉर्मल या कहीं कहीं एडवेंटिशियस साउंड, ठीक है, एबनॉर्मल एडवेंस। इसमें तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा, जैसे एक होता स्ट्राइडर, ठीक है, एक होगा हुइज या उसी को रांकाई। हुइज रांकाई में क्या डिफरेंस होता है आज बताएंगे हम, ठीक है। एक होता है क्रेप्स या उसी को क्रैकल बोलते हैं, क्रैकल। एक होता है प्लूरल रब, ठीक है, प्लूरल रब फ्रिक्शन प्लूरल रब होता है प्लूराइटिस। अगर कोई प्लूराइटिस का बच्चा है, उसमें दोनों प्लूरा का इन्फ्लेम है करके, तो वहाँ पे करते एबनॉर्मल साउंड प्लूरल रब, फ्रिक्शन प्लूरल रब, इसको पूरा नाम बोलते हैं फ्रिक्शन। बहुत पेनफुल कंडीशन होता है, दोनों प्लूरा इन्फ्लेम है आपस में,
पेराइटल पिला तो पेनफुल होता है ना, विसरल भले नहीं होता है, बहुत पेनफुल करने से आप करोगे तो रबिंग जैसे दो चीज रगड़ रहा हो कोई चीज, फ्रिक्शन पुलर रब वो मिलता है। जो एबनॉर्मल साउंड में होता है ये कोर्स हो सकता है, फाइन हो सकता है, ठीक है, कोर्स और फाइन। जो कोर्स होता है कोई कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन बेसिकली निमोनिया की बात है। कंसोलिडेशन मतलब यूजुअली एयर होता है, एयर की जगह फ्लूइड आ गया या कोई और चीज आ गया, फ्लूइड ये बेसिकली आता है, तो कंसोलिडेशन एयर की जगह फ्लूइड आ गया तो उसे कंसोलिडेशन निमोनिया बेसिकली। तो निमोनिया में कोर्स मिलता है, बेसल फाइन बेसल क्रेफ्ट, ये किसका फाइंडिंग होता है, पल्मोनी इडिमा, क्योंकि पल्मोनी इडिमा में फ्लूइड होगा तो क्या होगा, ग्रेविटी कारण नीचे होगा, तो जब भी पल्मोनी का एक तो बाइलेटरल होता है और लोअर साइड में मिलेगा, ठीक है, लोअर, इसलिए फाइन और लोअर मिलता है बेस। अब जैसे कोई पेशेंट इस तरह लेटा है तो उसके लिए नीचे ये हो जाएगा, तो उसके लिए बेस ये हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, बैठा है तो ये नीचे हुआ, तो इसलिए बेसल टर्म, इससे ऊपर नीचे न लिखे बेसल टर्म क्यों लिखते, फाइन बेसल क्रेफ्ट, ये पल्मोनरी एडिमा के लिए बताता है, फाइन बेसल क्रेफ्ट जो होता है ये पी पल्मोनरी एडिमा आया, एडिमा लिख देते हैं, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा को बताता है। कोर्स निमोनिया या कंसोलिडेशन में बेसिकली मिलता है, ठीक है। अब इसमें दो टर्म है, रांकाई, अगर आप स्टेथोस्कोप से साउंड सुन रहे हो तो उसी को रांकाई बोलते हैं, ये म्यूजिकल साउंड होता है, म्यूजिकल साउंड। अगर स्टेथोस्कोप से हियर कर रहे हो, सुन रहे हो, तो उसी को रांकाई बोल देते हैं। और अगर आप ऐसे बिना स्टेथोस्कोप के नॉर्मल सुन रहे हो, ठीक है, तो उसे हुइज बोलते हैं, हुइजिंग। हुइज और रांकाई स्वयं चीज है। अगर स्टेथो से सुन रहे हो, ये होता है विथ स्टेथोस्कोप, ठीक है, ये विदा हुइज क्या होता है, विदाउट स्टेथोस्कोप म्यूजिकल साउंड। जैसे कभी देखो अस्थमा वाले पेशेंट देखो बढ़िया बहुत बढ़िया आ रहा होता है, ठीक है, कभी दिखाएंगे, पेशेंट बहुत आते हैं अस्थमा के, दिखाएंगे। अब देखो ये हो गया, क्रेप्स हो गया, एक्शन रग हो गया, हुइज और स्टाइडर में डिफरेंस कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो एक तो आई इसमें आ रहा है, स्टाइडर में आई, ठीक है, तो ये क्या होता है, इंस्पायरेटरी साउंड होता है, क्या होता है, इंस्पायरेटरी होता है, ठीक है। हुइज में देखो डबल ई आ रहा है, तो ये क्या होता है, एक्सपायरेटरी। याद कैसे करना, हुइज में WH आ रहा है, H आ रहा है नहीं, तो ये क्या होता है, हाई पिच होता है, हाई पिच। ये S आ रहा है, S मतलब स्लो पिच, या ऐसे लो पिच याद करते हो, स्लो पिच इंस्पायरेटरी, ठीक है। और एक D आ रहा है, डू मतलब दूर वाले एयरवे, समझ लो, D मतलब दूर वाले एयरवे, दूर वाले मतलब लार्जर एयरवे, एक्स्ट्रा थोरेसिक, जो थोरेक्स के बाहर, ठीक है, लार्जर, जैसे ट्रेकिया, लार्जर ब्रांक्योल, यहाँ से आते हैं, ठीक है, स्ट्राइडर। और वे जो होते हैं स्मॉल ब्रांक्योल, ब्रांकाई से आते हैं, ठीक है, मतलब लोअर या इंट्राथोरेसिक एयरवे से आता है। तो आपको ये 3-4 कभी कभी आ जाता है, डिफरेंस पूछ लेते हैं स्ट्राइडर और हुइज में डिफरेंस, ठीक है। तो आपको सिर्फ शब्द को तोड़ मरोड़ के हो गया। इसी देखो हाई पिच एक्सपायरेटरी, ठीक है, और इंट्राथोरेसिक स्मॉलर एयरवे से आता है, ठीक है। इसको एस से स्लो पिच, आई से इंस्पायरेटरी, जिससे दूर वाले एयरवे, ठीक है। 3 पॉइंट बड़े आराम से याद कर लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये 4 एबनॉर्मल या एडवेंटिशियस साउंड होते हैं, ठीक है। अब वोकल रीजनल्स एक साथ बताते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको फिर बताते हैं, ठीक है। वोकल रीजन जहाँ 99.9 कहवा रहे थे वहाँ पे हम 1-1-1 बुलाएंगे। फर्क क्या है, वहाँ पे हम पाल्पेशन था, ये हम किस में पढ़ रहे हैं, अस्कल्टेशन, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, स्टेथोस्कोप, वेरी गुड। तो क्या करेंगे हम, बेटा आपको बोलना है 1-1-1, ठीक है, आप बोलोगे। अब सारे अस्कल्टेशन एरिया पे करने, देखना हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। 1-1 बोलते रहो बेटा, बोलो 1-1। एक्चुअली हमने यहाँ रख के यहाँ रख दिया, हमको कायदे से यहाँ के बाद यहाँ जाना चाहिए, ठीक है। मैंने जानबूझ के किया कि हो सकता तुम कोई टोको, लेकिन मैंने ये लगाया था तुम लोग टोके या नहीं टोके हमें पता भी नहीं चला, निकालने में देर कर दिया बताया। यहाँ किए, बोलते रहो वन।
बोलते रहो 1 1 वन वन 1 बोलना, 1 1 एक 1। अब बैठ जाओ थोड़ा सा, बोलो बोलो। ठीक है, सारे एरिया में वो कर लेना। अब वोकल रेजोनेंस क्या होता है, ये भी डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर कोई उसके स्पेस के बीच में कोई चीज़, चाहे फ्लूइड आ जाए चाहे एयर आ जाए, कोई भी चीज़, ठीक है, क्योंकि साउंड उसके थ्रू जा रही ना, तो अपने आप इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो वोकल में अब इम्पोर्टेंट है अस्कल्टेशन में ब्रेथ साउंड। ठीक है, जो अस्कल्टेशन पे ब्रेथ साउंड मिलता है वो 3 तरीके का होता है। एक्चुअली ब्रेथ जब हम अस्कल्टेट करते हैं तो एक तो सारे एरिया में करते हैं, वहाँ पे हमें एक तो जैसे मैंने बताया कि ब्रेथ साउंड कौन सी है वो देखना है। ठीक है, कम है ज़्यादा है ये देखना है। ठीक है, वोकल रेजोनेंस देखना है, कोई एबनॉर्मल साउंड है नहीं है वो देखना है। तो जो ब्रेथ साउंड होता है वो वेसिकुलर हो सकता है, ब्रांकियल हो सकता है, ब्रांको वेसिकुलर हो सकता है। वेसिकुलर, ब्रांकियल और ब्रांको वेसिकुलर। वेसिकुलर में क्या होता है, जो इंस्पायरेटरी वो होता है वो एक्सपायरेटरी से ज़्यादा होगा। ठीक है, और इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, नो गैप, कंटिन्यूअस होगा, नो गैप। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्सपायरेशन फेज और इंस्पायरेशन दोनों बराबर होगा और दोनों के बीच में गैप होगा। ठीक है, ये लार्ज एयरवे, ट्रैकिया और लार्ज ब्रांकियोल। ठीक है, ये आपका एल्वियोलाई से आते हैं, एल्वियोलाई और स्मॉल ब्रांकियोल से आते हैं। नॉर्मली वेसाइकुलर ही होता है। ठीक है, ब्रांकियल केवल ट्रैकिया और लार्ज। अगर तुम्हें एल्वियोलाई लेवल, लंग्स के लेवल पे ब्रांकियल साउंड मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। वेसाइकुलर तो नॉर्मली जैसे हम आजकल के तो लंग एरिया पे थे, आप ट्रैकिया लेवल पे कर रहे हो और उससे थोड़ा नीचे कर रहे हो, ब्रांकियल साउंड इस नॉर्मल, ट्रैकिया से आती है लार्ज एयरवे, लार्ज ब्रांकियोल से आ रही नॉर्मल। लेकिन अगर चेस्ट रीजन में यहाँ मिल रहा है तो इसका मतलब कुछ नया नॉर्मल। तो इंस्पायरेटरी फेज ज़्यादा होता है एक्सपायरेटरी से, कोई गैप नहीं होगा। ठीक है, स्मॉल एयरवे से आती है। ठीक है, ये इंस्पायरेटरी फेज और एक्सपायरी दोनों बराबर होगा, दोनों के बीच में गैप होगा, गैप होगा। ठीक है, ब्रांको वेसिकुलर में क्या हो जाता है, अच्छा इसको ब्रांको क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरेशन फेज मोर देन इंस्पायरेशन हो गया। और वेसाइकुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें नो गैप, जब दोनों के फीचर हो जाते हैं। इसलिए ये बेसिकली मिलता कहाँ है, अस्थमा, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे मिलेगा। और अस्थमा क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्शन या अस्थमा मिलता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अब जो ब्रांकियल होता है एबनॉर्मल, इसके भी फर्दर 3 टाइप के होते हैं। इसको आप TCA से याद करते हो। TCA क्या होता है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो क्लासिफिकेशन में। तो T से होता है ट्यूबुलर, C से होता है केवर्नस, S होता है एम्फोरिक। ट्यूबुलर जो होता है वो हाई पिच, हाँ एक चीज़ और ध्यान दो यहाँ पे, जो ब्रांकियल होता है, एक डिफरेंस और लिखना चाहो तो ये हो जाए, हाई पिच हो जाएगा। ठीक है, और वेसाइकुलर लो पिच। लेकिन इस बात से कम्प्लीटली नहीं, क्योंकि अभी 2 केवर्नस और एम्फोरिक लो पिच भी होते हैं, लेकिन चूंकि मैक्सिमम साउंड बेसिकली यही होता है मोस्ट कॉमन, तो हम इससे कंपेरिजन कर करके अगर डिफरेंस मान लो तुम्हें वेसाइकुलर ब्रेथ साउंड ब्रांकियल ब्रेथ साउंड में आ गया, बड़े आराम से कर सकते हो। केवर्नस भी लो पिच होता है और एम्फोरिक भी लो पिच, तो अब कहोगे दोनों में डिफरेंस क्या है। एम्फोरिक में लो पिच के साथ साथ मेटेलिक कैरेक्टर होता है, जैसे मेटल से आवाज़ आ रही है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर होता है, जबकि केवर्नस में केवल लो पिच होता है। इसका एग्जाम्पल कंसोलिडेशन होता है ट्यूबुलर का। कंसोलिडेशन निमोनिया, वही
ठीक है, कंसोलिडेशन, न्यूमोनिया, या जो ये 3 टिपिकल सी कोलैप्स, इसके ये पूरे ब्रांकियल की एग्जाम्पल है, मैंने ये ब्रांकियल के एग्जाम्पल, कंसोलिडेशन, कैविटी, कोलैप्स। ठीक है, जो कैवर्नस मिलता है वो कैविटी, लंग्स में कोई कैविटी फॉर्मेशन हो गया, वो कैविटी कनेक्टेड है ब्रांकस से। ठीक है, कैविटी फार्म हो, कैविटी डायरेक्टली ब्रांकस से कनेक्टेड है। ठीक है, थिक कैविटी फार्म हो, वो कैविटी ब्रांकस से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे कैवर्नस टाइप की ब्रांकियल ब्रेथ साउंड मिलेगा। एम्फोरिक मिलता है आपका ब्रांकोप्यूलर फिस्टुला, जो ब्रांकाई है उसके और पूलर कैविटी, पूलर के बीच में फिस्टुला बन गया। यहाँ पे फिस्टुला जो है एम्फोरिक साउंड के लिए, ब्रांकस जो है ब्रांकाई उसके और पूलर कैविटी के बीच में बना है। यहाँ ब्रांकस और जो लंग्स में अंदर, लंग्स के अंदर पैरेन्काइमा के अंदर कैविटी बना है, उसके अंदर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉमन एग्जाम्पल हुआ। ये जो 3 सब टाइप हुआ, कौन लो है, हाई है, वो। ठीक है, अब इसको हम ए, बी और इसको सी कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोग, मैंने बताया ये 3 तरीके के होते हैं, उसी का मैंने डायग्राम बताया है। ठीक है, आप लोग आंसर करोगे। ठीक है, अब पहला आंसर करेंगी हिमांशी। हिमांशी बताओ, तीनों का बताओ कौन सा साउंड है, ए बी सी में कौन सा साउंड है? ए बेसिकुलर, हिमांशी बोल रहे हैं ए बेसिकुलर, हम लिखते जाते हैं। ठीक है, बी, जी बी ब्रांकियल, आप लोग बोल रहे हैं बी ब्रांकियल। ठीक है, अभी हम बाद में चेक करेंगे। ठीक है, सी ब्रांको बेसिकुलर। ठीक है, अब देखो पहला क्या है उसमें कि इंस्पायरेटरी फेज एक्सपायरेटरी से ज़्यादा है। इंस्पायरेटरी फेज आपका इतना बड़ा है, ठीक है, एक्सपायरेटरी से भी इतना ही बड़ा है, दोनों के बीच में गैप नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। ये बेसाइकुलर का डायग्राम है, नीट एम्स 2020 में आया था क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड। ठीक है, दूसरा हमने क्या बताया, इंस्पायरेटरी फेज इंस्पायरेटरी दोनों बराबर होगा, गैप होगा, ये आपका गैप है और दोनों बराबर हैं, यानी ब्रांकियल है। बिल्कुल सही आंसर आपने किया है। तीसरा मैंने बताया था, देखो यहाँ एक्सपायरेटरी फेज प्रोलॉन्ग हो गया, ठीक है, और इसलिए ये क्या होगा, ब्रांकियल हो गया। चूंकि गैप भी नहीं है इसलिए बेसाइकुलर हो गया, तो दोनों मिला के क्या बोला, ब्रांको बेसाइकुलर ब्रेथ साउंड। ये तीनों ऑप्शन में मिलते हैं। ठीक है, आला दोनों हो इस तरह बना सकते हैं। तो ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन हुआ। कुछ टर्मिनोलॉजी है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, ये टर्मिनोलॉजी के नीट पीजी में पूछे जाते हैं, वाइवा में पूछे जाते हैं, किसका क्या मतलब होता है। तो टैकिपनिया का मतलब होता है इंक्रीज रेट। कल मैंने डायग्राम के बेसिस में बताया था रेट क्या होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी, डेप्थ क्या होता है, एम्पलीट्यूड, वो मैंने एक डायग्राम बना के समझाया है। ब्रेडिपनिया मतलब डिक्रीज रेट। ये 2 टर्मिनोलॉजी क्लियर हुआ। ठीक है, अब चूंकि एज अप्रोप्रिएट एक वैल्यू होती है, वो चीज़ हम आगे बता चुके हैं। एक होता है डिस्पनिया। डिस्पनिया का होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत। जैसे तुम लोग क्लास आते हो तो ऐसे होने लगती है, नहीं होती है? चलो ठीक है। हाइपरनिया होता है इंक्रीज डेप्थ। डेप्थ मतलब जैसे मैंने बताया था, नॉर्मली ये हो रहा है तो ये, ठीक है, बढ़ गया, ये डेप्थ है। ठीक है, हाइपोनिया होता है डिक्रीज डेप्थ। ठीक है, ये टर्म क्लियर है। हाइपर वेंटिलेशन में होता है इंक्रीज डेप्थ प्लस रेट दोनों, और इसमें दोनों डिक्रीज हो गया तो हाइपो वेंटिलेशन। ठीक है, तो दूसरे टर्म का है हाइपर वेंटिलेशन इज इक्वल टू टैकिपनिया प्लस हाइपरनिया, सेम चीज बना। ट्रिपोपनिया होता है, प्लेटिपनिया होता है, आर्थोपनिया होता है। ट्रिपोपनिया होता है कि अगर किसी को लेटरल ड्यूक्यूटिविटस, जैसे मानो इस साइड पे हम लेट गए तब हमको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, या इस साइड राइट लेटरल हो चाहे लेफ्ट लेटरल, तो लेटरल पोजीशन पे लेटरल डी क्यूबाटस
लेटरल डिक्यूबिटाइज पोजीशन पे अगर अपनिया हो रहा है, उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा है, तो उसको बोलेंगे ट्रिपोपनिया। प्लेटिपनिया पे होता है स्टैंडिंग या सिटिंग, या इसी को दोनों कॉमन मिला के अपराइट पोस्चर लिख देते हैं। कहीं कहीं आपसे पूछेगा अपराइट पोस्चर, तो सबका मतलब वही है, भावनाओं का खेल है थोड़ा सा, ठीक है। अपराइट पोस्चर लिखे, सिटिंग लिखे, स्टैंडिंग लिखे। आर्थोपनिया तो आप पैदा होने से पहले ही पढ़ते आ रहे हो। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इन, अरे वेरी गुड, हम तो इसमें मेडिकल स्टूडेंट इसको पैदा होने से पहले ही पढ़ के आते हैं, जैसे अभिमन्यु की तरह पेट में सीखते थे वहीं से। आर्थोपनिया ये सबसे कॉमन यही है, ठीक है। तो सुपाइन पोजीशन, ठीक है। जैसे मैंने एक कोई मुझसे पूछा था फाउंडेशन कोर्स कब करें, तुमने कहा भाई जब 5वें महीने से स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं जब, ठीक है, आर्थोपनिया मतलब तैयारी बहुत पहले ही स्टार्ट कर देना, इसलिए जल्दी जल्दी बच्चे सिलेक्टेड हो रहे हैं। दूसरा होता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो होता है एक्चुअली होता क्या है, 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, GIR, इसमें से 2/3, 3 हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2/3, 2 में से 3 में से 2 होना चाहिए। G से है ग्रंटिंग, ठीक है। I से इंटरकास्टल रिट्रैक्शन, ठीक है। R से RR मोर देन एज, उस एज के अनुसार जो RR है, मतलब दूसरे शब्दों में कहें टेकिपनिया हो रहा हो। तो अगर सिर्फ किसी को टेकिपनिया हो रहा, रेट बढ़ा हुआ, तो हम लोग यूजुअली क्या है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बोल देते हैं। यही चीज़ हम क्लियर करना चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। अगर किसी का मान लो रेस्पिरेटरी रेट नहीं बढ़ा हुआ है, नॉर्मल है, लेकिन उसको ग्रंटिंग और इंटरकास्टल रिस्ट्रक्शन हो रहा है, ग्रंटिंग जैसे बच्चे ऐसे नहीं सांस लेते, कराह, जैसे कराह, ठीक है, उसे ग्रंटिंग। क्या करते हैं मैंने बताया था, पीप जनरेट, जैसे कोई एक फूला हुआ गुब्बारा है, एक पिचका हुआ गुब्बारा है, तो पिचके हुए गुब्बारे को फुलाना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा फूला हुआ है उसको फुलाना आसान है। जैसे बर्थडे वड्डे में तुम लोग फुलाते होगे, तो जो फूला हुआ है तो आसानी होती है, पीप ऑलरेडी जनरेट होता है। तो क्या करता है उसमें, क्या तो जो ग्लाटिस है हमारा, ग्लाटिस, ये ग्लाटिस, उसको पार्सली क्लोज कर देते, एकदम नहीं क्लोज कर देगा तो एयर आना भी चाहिए, पार्सली क्लोज करके, ताकि जो एक्सपायरेशन में एयर निकल रही पूरी एयर ना निकले, ये एल्वियोलाई थोड़ा सा बचा है, ताकि एकदम ना पिचके। अगर एकदम पिचक जाए ज़्यादा जोर लगाने पड़ेगा, ठीक है, ये तो कमज़ोर है वो करके, तो इसीलिए पीप जनरेट करता है। और यही चीज़ बच्चा ये क्या करता है, डिस्ट्रेस साइन की वो परेशानी में है, उसको जबरदस्ती पीट जन रहा है। यही हम सीपैप आने से जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी में वंडरफुल इंप्रूवमेंट हुआ, इसीलिए क्योंकि सीपैप का काम है कॉन्टीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे, पॉजिटिव इंड प्रेशर, कंटिन्यूअस पॉजिटिव इंड प्रेशर। तो कंटिन्यूअसली रेस्पिरेशन के इंड में वो प्रेशर दे देता है इतना, ठीक है, कि वो पिचके ना, फूली रहे, तो उसको आसानी, जैसे बच्चा ग्रंट कर रहा है, जैसे सीपैप लगा एकदम मस्त हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हुआ। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, 2 टर्मिनोलॉजी और यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहिए, इंपॉर्टेंट, परकशन में बताना चाहिए, छुड़िए, 2 टी यहाँ पे याद रखना है। एक टी है ट्रेल साइन, ठीक है, ट्रेल साइन पूछा जाता है बार बार। ट्रेल साइन होता क्या है कि जैसे जिस साइड का कोलैप्स या कंसोलिडेशन, कोलैप्स होगा, जिस साइड का लंग्स कोलैप्स होगा, उस साइड के जैसे स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड के 3 हेड होते हैं, जिसमें क्लेविकुलर हेड होते हैं। क्लेविकुलर हेड का एबनॉर्मल प्रोमिनेंस हो जाता है, एबनॉर्मल अंडू प्रोमिनेंस ऑफ क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड ऑफ सेम साइड ऑफ लंग्स कोलैप्स, दिस इज नोन एज ट्रेल साइन, ठीक है, ट्रेल साइन। और एक होता है ट्रॉबे स्पेस, ट्रॉबे स्पेस, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा था ट्रॉबे स्पेस। ट्रॉबे स्पेस होता क्या है, इस तरह है जैसे, ठीक है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो यहाँ पे आपका ये लीवर है, इधर आपका समझ लो इसे बना दे, स्प्लीन है, ठीक है। ऊपर आपका जैसे इधर डायफ्राम है,
तो ये लेफ्ट डोम डायाफ्राम होगा, लेफ्ट डोम ऑफ डायाफ्राम। ये आपका स्प्लीन है, ये आपका इसके पास कौन सा है, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, ठीक है। ये आपका सबकास्टल मार्जिन है, सबकास्टल मार्जिन, समझो इस चीज़ को, यहाँ पे होता है। इधर लीवर है, लीवर का लेफ्ट लोब इधर होगा, ठीक है। इधर आपका स्प्लीन है, इधर से नीचे से सबकास्टल मार्जिन होगा, ऊपर से डोम ऑफ डायफ्राम। तो ये इस स्पेस में जब आप अस्कल्टेट करोगे तो यहाँ पे होता है फंडस पार्ट ऑफ स्टमक। स्टमक का जो फंडस पार्ट होता है वो होता है, फंडस में क्या होता है, एयर, एयर होगा तो कैसा होगा, रिजोनेंस, वेरी गुड, रिजोनेंट होता है, ठीक है। अगर कभी कभी इस स्पेस में डलनेस मिलने लगी, इसका मतलब वो स्पेस रिजोनेंट नहीं रहा, पूछा गया, तो आ क्या सकता है, इधर से लेफ्ट लोब ऑफ लीवर का इन्लार्जमेंट होगा, इधर से स्प्लीन। तो एक तो बार बार हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता कि ट्रॉबे स्पेस की बाउंड्री बता दो साहब आप, ठीक है। स्पेस है, ट्रायंगल नहीं है, बहुत लोग ट्रायंगल ना समझ लगा, 3 है बाउंड्री तो 4 है। दूसरी चीज है कि ट्रॉबे स्पेस में डलनेस हो गया तो वो किस कारण हो सकता है, तो इधर से लीवर आएगा, उधर से स्प्लीन, ठीक है। तो इन दोनों की लेफ्ट लोब की अगर हिपैटोमीगैली हो गई या स्प्लेनोमीगैली हुई तो इस स्पेस में डलनेस आ जाएगा। कोई डाउट? अच्छा, जैसे हम कल एक क्वेश्चन पूछे थे साइन स्ट्रोक ब्रीदिंग,